भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर इसके बाद नवाब का ही शासन रहा था, लेकिन फिर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा। तो इसका विशेषता क्या था? विशेषता यही था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, मुंबई और मद्रास का भी गवर्नर जनरल हो गया और इसके अधीन आ गया। और इसका पहला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें एक गवर्नर जनरल था और उसके 4 सहयोगी थे। और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और प्रमुख जो न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे उसका नाम था चैम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइट। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार और रिश्वत लेना सब कुछ बंद कर दिया और ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी हो गया। फिर इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्या हुआ कि इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। 1784 में क्या हुआ कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया, जिसमें से 2 चीज़ हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले के लिए। 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन जो मिलेगा वो भारत के पैसे से मिलेगा, भारत के राजस्व से मिलेगा। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आया, ठीक है। इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसको ख़त्म किया। चीन के साथ वो एवं पूर्वी देशों के साथ ये व्यापार कर सकता था, 20 वर्षों के लिए था और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने का मतलब कि रास्ता खोल दिया था। 1813 से पहले ईसाई पादरी नहीं आ सकते थे, लेकिन अब कुछ कानूनों के तहत 1813 ईस्वी के बाद ईसाई पादरी आ सकते थे। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया, इसमें व्यापारिक अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया। भारत में अब कंपनी का काम सिर्फ शासन करना रह गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधान निर्माण शक्तियों को ख़त्म कर दिया गया और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को रूप में चौथे सदस्य को भी ऐड किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। लगभग 1843 ईस्वी में दास प्रथा खत्म कर दिया गया। अधिनियम धारा जो था 87 के अंतर्गत क्या था कि भाई धर्म, जन्मस्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कंपनी और अयोग्य नहीं ठहरा सकती है। गवर्नर जनरल के परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया गवर्नर जनरल को और पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने को कहा गया और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण भी किया गया। 1834 की बात कर ले, जो 1843 के पहले की बात है, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग भी बना। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि नामजदगी के सिद्धांत को हटाकर प्रतियोगी परीक्षा लिया गया, मतलब महत्वपूर्ण पद के लिए, और 1854 ईस्वी में इसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और इस तहत परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसको विधान परिषद कहते हैं, पार्षद कहते हैं। 1858 ईस्वी में फिर से भारत शासन अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ कि शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप गया और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का निर्माण हुआ, जिसमें कि 8 सदस्य जो होते थे ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य जो होते थे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा होता था। और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का पूरा अधिकार हो गया। मुगल सम्राट के पद को ख़त्म किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर को ख़त्म कर दिया क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। और इसके बाद भारत के एक राज्य सचिव की व्यवस्था मतलब की नियुक्ति करी गई थी, जो ब्रिटिश संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी होता था, उसी का वाक्य अंतिम होता था। और इस समय मतलब कि 1858 में गवर्नर जनरल का पद ख़त्म कर दिया गया और वायसराय को नियुक्त किया गया और जनरल लॉर्ड कैनिंग जो था अंतिम गवर्नर जनरल था और वही प्रथम वायसराय भी था।
फिर इसके बाद है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली का भी पहली बार प्रारंभ किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और गवर्नर जनरल अब अध्यादेश भी जारी कर सकता है। 1861 की बात है ये, और ये अध्यादेश मेनली 6 महीना के लिए होता था। और गवर्नर जनरल को विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दे दी गई और कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ भारतीयों को शामिल करने की भी व्यवस्था की गई। और वायसराय भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकती थी। 1862 ईस्वी यानी कि जस्ट इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों जैसे कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। 1873 ईस्वी का अधिनियम क्या है कि इस अधिनियम द्वारा ये उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर सकते हैं। तो मेनली 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के 100 साल बाद। शाही उपाधि अधिनियम की बात की जाए तो 1876 ईस्वी में कह सकते हैं। इसमें ये हुआ कि 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई और इसमें एक छठे सदस्य को ऐड किया गया था जो कि मेनली लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया था जिन्हें। फिर इसके बाद 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया। इसमें क्या क्या हुआ कि पहला तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने की व्यवस्था करी गई और प्रश्न पूछ सकता था मेनली। फिर इसके बाद आते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जिसको मेनली कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी और भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। इस समय क्या हुआ था 1909 में कि सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। लॉर्ड मिंटो को इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति मिली और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और मेनली मत देने का अधिकार मिला, तो कुछ भी कर सकता है। फिर इसके बाद आया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्या थे कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो जो थे भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मार्ले सचिव थे और जो मिंटो थे वो वायसराय थे। और भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में जो सबसे कम चला वो अधिनियम 1909 का ही था। फिर इसके बाद 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, इससे केंद्र में क्या हुआ कि द्विसदनात्मक व्यवस्था विधायिका की स्थापना की गई और इस समय 2 चीज़ों की स्थापना की, यानी कि प्रथम था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधान परिषद। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी जिसमें से 34 लोग निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था, जबकि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 144 थी जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित थे और 40 मनोनीत थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। इनका अधिकार समान था, अंतर यही था कि बजट पर जो स्वीकृति थी वो निचले सदन ही प्रदान कर सकती थी। प्रांतों में द्वैत शासन का स्थापना किया गया और प्रांतों में द्वैत शासन के जो जनक थे वो लियनस कार्टियस थे जो शायद फ्रांस के थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांटा गया। पहला है आरक्षित, दूसरा है हस्तांतरित या आंतरित। आरक्षित विषय क्या होते हैं, जैसे कि वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। जबकि हस्तांतरित विषय थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। जो आरक्षित विषय थे उसके जो उनका प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा देखा जाता था, और जबकि हस्तांतरित विषयों के प्रति जो हस्तांतरित विषय थे उसके उत्तरदायी होते थे मंत्री। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके
और लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया, जिसको 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923 और 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ली आयोग। फिर इसके बाद क्या था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कम 3 इंडियन हो, इसका व्यवस्था किया गया, सिर्फ कमांडर इन चीफ को छोड़ के। और फिर इसके बाद सांप्रदायिक आधार पर भी मतलब कि लोगों की नियुक्ति की गई थी, जैसे सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका काम था कि 10 वर्ष बाद क्या करे, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। और इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा, कम करके बनाए रखा। और कुछ विषयों में संबंधित विधेयकों को कुछ ऐसे विधेयक थे जिसको मतलब कि सम्राट चाहे तो वीटो लगा सकता था, या सम्राट के विचार उसमें जरूरी है, पूर्व अनुमति लेना इसलिए उसमें आवश्यक था। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उसमें इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉयड जॉर्ज। अब आ जाते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें टोटल 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी। और इसके बाद पूरे भारत को कहा गया अखिल भारतीय संघ, जिसमें से 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे और उन देसी रियासतों से मिलकर बना हुआ था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासत चाहे तभी मतलब अखिल भारतीय संघ में शामिल हो सकता है। दूसरा है कि प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतों में द्वैत शासन का व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और अंतकर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत मतलब कि विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया शक्तियों को, मेनली परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, जो कि अभी वही है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक भी विस्तृत था और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 2 अन्य मुख्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालयों से संबंधित जो अंतिम शक्ति थी वो प्रीवी काउंसिल के पास थी। और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की बात की जाए तो इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था और प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। और भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की विस्तार की गई। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके बाद बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया, जो कि हैदराबाद का कुछ है प्रोविंस। इसके अंतर्गत देश में मुद्रा और साख पे नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और लगभग 10% पॉपुलेशन को मत देने का अधिकार मिला हुआ था। और 1935 के कारण ही भारत सरकार अधिनियम में मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को मेनली 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था, जिसमें कि टोटल 20 धाराएँ थीं। और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी और 15 अगस्त 1947 को की जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से ही होगी। और भारत मंत्री के पद को ख़त्म कर दिया गया और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन तब तक चलता रहेगा जब तक कि नया नहीं आ जाए। और सिलहट ज़िले ने भाई पहले से ही जनमत करके पाकिस्तान के पक्ष में वोट दे दिया था। और भारतीय संविधान सभा की बात की जाए, जो कि जुलाई 1946 ईस्वी में निर्माण हुई थी और कैबिनेट मिशन के संतुति के आधार पर हुई थी, जिसके सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड फैंथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का प्रथम जो विचार था स्वराज पार्टी ने दिया था, जो कि 1924 ईस्वी में दिया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए, 4 चीफ कमिश्नर के लिए और 93 देसी रियासत के लिए। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ।
292 लिखा है यहाँ पर 296, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73 और अन्य दलों को 15 निर्वाचित किया गया, 15 संख्या ने निर्वाचित किया गया। 9 दिसंबर 1946, जुलाई के बाद दिसंबर आया 1946। इसमें क्या हुआ कि इसमें बैठक हुई, काउंसिल मेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, और इसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जिनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, उनको एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। प्रांतों और देसी रियासतों को उसकी जनसंख्या का अनुपात में वही प्रतिनिधित्व मिला, जो कि 10 लाख पे एक स्थान था। और यानी कि मिली जो मतलब समुदाय में विभाजित किया गया था प्रतिनिधित्व, वो थे मुस्लिम, सिख और साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थोड़ा आगे की बात है। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान की समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल। जनजाति तथा बहिष्कृत सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी अधिकार जो समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मौलिक अधिकार वाला था उसमें 5 उप समिति और थी। पहला है मौलिक अधिकार, जो कि जेबी कृपलानी संभाल रहे थे। अल्पसंख्यक उप समिति जो कि एच.सी. मुखर्जी संभाल रहे थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़ के तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ संभाल रहे थे, गोपीनाथ बारदोलोई। और छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों को संभाल रहे थे असम में संचित क्षेत्रों के अलावा, उसको ए.बी. टक्कर, पता नहीं क्या है। और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति संभाल रहे थे। पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत के संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया था। और फिर इसके बाद संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें हिंदू 163 थे, मुस्लिम 80 थे, अनुसूचित जो जाति थी 81 रहा, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजाति 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3 और पारसी 3। तो एंग्लो इंडियन और पारसी 3 था, पिछड़ी जनजाति 6, सिख 4। और महिला सदस्यों की संख्या टोटल 15 थी, जिसमें से क्या नाम था, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास सामान्य, एनी मैस्क्रीन त्रावणकोर, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम, दक्षयानी वेलायुद्दीन मद्रास, जी दुर्गाबाई मद्रास, हंसा मेहता मुंबई, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत, लीला रे पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी उड़ीसा, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत, रेणुका रे पश्चिम बंगाल, सरोजनी नायडू बिहार, राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत और बरार, सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। 11 दिसंबर की बात हो रही है 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया, और संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का भी निर्णय लिया था, जिसमें से पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, जिसको 25 जनवरी 1947 ईस्वी को, और दूसरा उपाध्यक्ष था कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी, जुलाई 1947 को चुना गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ, और यहीं पर मतलब कि 22 जनवरी 1947 को इसके बाद मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद कई सारी समिति बनी, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, जो कि जनवरी के बाद का है, मतलब कि प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी, जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो था ही, फिर इसके बाद एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और डी.पी. खेतान का 1948 में मृत्यु हो गया था। इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को ऐड कर दिया गया। टी.टी. कृष्णामाचारी पहले भी सुन चुके हैं, दूसरे उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। फिर इसके बाद है कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीना से भी कम समय लिया। टोटल 141 बैठक हुआ। 3 जून 1947 की बात कर ली जाती है, जो कि भाई 29 अगस्त के पहले की बात है। तो इस योजना के अनुसार देश के बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या
सदस्य की संख्या 324 थी, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 जो था स्थान देसी रियासतों के लिए। तो कैबिनेट मिशन भी एक चीज़ है जो कि 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में बताता है, जिसमें कार्यकारी परिषद और विदेशी मामला और राष्ट्रमंडल मिला था जवाहरलाल नेहरू जी को, गृह सूचना और प्रसारण मिला था वल्लभ भाई पटेल जी को, और रक्षा मिला था बलदीप सिंह, उद्योग आपूर्ति चौन मिथाई, शिक्षा सी राजगोपालाचारी, कार्य खनन और बंदरगाह CH भाभा, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, रेलवे आसफ अली, श्रम जगजीवन राम, वित्त लियाकत अली खान, वाणिज्य II चुंद्रीगढ़, संचार अब्दुल राव नस्वर, और विधि बंगाल SCF चीफ जागेंद्र नाथ मंडल, और स्वास्थ्य यानी कि गजानदर अली खान। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, जिसमें टोटल सदस्य 299 थे और प्रांतीय सदस्य जिसमें से 229 बचा 70 तो देसी रियासत का हो गया। प्रारूप समिति ने संविधान प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को यानी कि एक साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और सबसे तीसरा वाचन या लास्ट वाचन जिसमें कि संविधान को पारित कर दिया गया था वो था 26 नवंबर 1949 ना कि 47 यानी कि 2 साल बाद। और इस समय संविधान में टोटल कितने सदस्य थे तो 284 सदस्य थे। कहीं पर लिखा गया है 200 अच्छा पहले 299 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 का है। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध का उनको विभाग मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला गृह सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला खाद्य और कृषि। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को मिला शिक्षा। डॉक्टर जॉन मिथाई को मिला रेलवे और परिवहन। डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिला विधि। जगजीवन राम को मिला श्रम और सरदार वल्लभ देव सिंह को मिला रक्षा। राजकुमारी अमृता कौर को मिला स्वास्थ्य। CH भाभा को मिला वाणिज्य और रफ़ी अहमद किदवई को मिला संचार और RK शनमुगम शेट्टी को मिला वित्त। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या मिला, उद्योग और आपूर्ति। और VN गाडगिल को मिला कार्य खनन और ऊर्जा। तो भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया और इसके अलावा रियासती विभाग की स्थापना की गई। कब की गई तो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ठीक है, जिसके सचिव थे VP मेनन, यानी कि स्वतंत्रता की पहले की बात है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन बहस हुआ था। 141 शायद बैठक हुआ था और कुल खर्चा हुआ था 63,96,729 रुपये। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बस अंतर हुआ है कि अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 यानी कि 15 चीज़ जो है जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 391, 392, 393 को 20 बदल दिया गया उसी दिन 26 नवंबर 1949 को उसी दिन बदल दिया गया। और जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को यानी कि 3 साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। और फिर इसके बाद 1951-52 में आम चुनाव हुआ और इसमें अंतिम संसद के रूप में तब तक काम करा था। और संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य क्या हैं कि मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत को ऐड कर लिया। फिर इसके बाद हुआ कि 22 जुलाई को 1947 का ही बात है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और उसी दिन भाई राष्ट्रपति भी बना। हाथी का प्रतीक जो था भारत के मुहर के रूप में इस्तेमाल हुआ। और थोड़ा बात और है, जैसे कि मूल संस्करण जो था उसका सौंदर्यीकरण का काम किसने करा था तो शांति निकेतन के कलाकार थे। एक का नाम था नंदलाल बोस और दूसरा का नाम था BR राम मनोहर सिन्हा। और हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किया था वो वसंत कृष्ण वैद था और जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से भाई अलंकृत किया गया था। ये कौन है, HBR अयंगर। ये HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव में नियुक्त किया गया था।
अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना।